तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी मन से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना करते हों, आपके लिए करंट अफेयर्स को पढ़ना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बिना करंट अफेयर्स को पढ़े हुए आप सफलता के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। हाल के दिनों में यह देखा गया है कि चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, उसमें करंट अफेयर्स निश्चित ही पूछा जाता है। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसमें कि करंट अफेयर्स की संख्या 20 से लेकर के 30 के बीच होती है, और कुछ ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसमें कि 4 या 5 करंट अफेयर्स का सेक्शन पूछ लिया जाता है। तो चलिए आइए, आज से हम लोग करंट अफेयर्स के एक नए सीरीज को देखेंगे। करंट अफेयर्स को आप पढ़ते ही होंगे, ऐसा मेरा मानना है कि निश्चित रूप से आप करंट पढ़ते होंगे, लेकिन आपको एक सपोर्ट देने के लिए हम मंथली 30 क्वेश्चन का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई करंट का सेक्शन लाएंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और वह उस माह एवं उससे जुड़े हुए पिछले माह के तथ्यों पर आधारित होगा। साथ ही साथ पॉइंट वाइज के रूप में भी हम करंट अफेयर्स को सेक्शन को लाएंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी मेमोरेजेबल होगा और आप उसको पढ़ने के बाद काफ़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए, आज से यह करंट अफेयर्स का सीरीज़ शुरू करते हैं। और यह सीरीज जो है मंथली या फिर 15 दिनों के ऊपर या फिर बीच में जो भी करंट का जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, उस सेक्शन को इस सीरीज के अंतर्गत लाया जाएगा। तो चलिए आइए, देर ना करते हुए पहला प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत सरकार ने किसे अगस्त 2023 में भारतीय जीवन बीमा निगम अर्थात एलआईसी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर आर दुरई स्वामी है। याद रखिएगा, आर दुरई स्वामी को 2023 में भारतीय जीवन बीमा निगम अर्थात एलआईसी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। एलआईसी के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। एलआईसी की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी और एलआईसी के वर्तमान में 7 जोनल कार्यालय हैं और 100 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, और एलआईसी का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। तो कई बार जो है इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि एलआईसी का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा मुंबई में। यह भी पूछ लिया जाए कि एलआईसी में जो है कितने जोनल कार्यालय हैं, तो भी आपको याद रखना है कि एलआईसी में 7 जोनल कार्यालय हैं और एलआईसी के क्षेत्रीय कार्यालय की संख्या कितनी है, तो 100 है। तो यह याद रखिएगा। चलिए आइए अगला प्रश्न को देखते हैं, जो कि स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? काफ़ी हिट प्रश्न है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, हाल ही के दिनों में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अर्थात एनजीटी का अध्यक्ष जो है वो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को बनाया गया है। याद यह रखना है कि कभी भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी का जो अध्यक्ष बनेगा वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के कोई ना कोई जज ही होंगे। तो अभी जो है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को बनाया गया है। और एनजीटी के बारे में थोड़ा जान लीजिए। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। यह प्रश्न भी कई बार विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है कि एनजीटी की स्थापना कब हुई, तो सही जवाब 18 अक्टूबर 2010 होगा। और एनजीटी का जो मुख्यालय है वो भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा एनजीटी का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। चलिए अगला हम लोग एक और टॉपिक को चर्चा कर देते हैं। चूँकि एलआईसी को हम लोगों ने ध्यान से अभी पढ़ा था, तो एलआईसी के साथ ही एक आईआरडीए है, जिसे भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण कहा जाता है। तो आईआरडीए का जो कार्यालय है वो हैदराबाद में है। चलिए आइए, तो एनजीटी के बारे में हम लोगों ने देखा कि एनजीटी का अध्यक्ष जो है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को बनाया गया है और एनजीटी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। एनजीटी की स्थापना जो है वो 18 अक्टूबर 2010 ईस्वी को हुई है। और एक बात और जान लीजिए कि एनजीटी की जो है वो 5 क्षेत्रीय पीठें हैं, जो कि भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई और गुवाहाटी में स्थित हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग तीसरा नंबर देखते हैं, जो कि काफ़ी हिट है। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा रॉकेटरी को। रॉकेटरी फिल्म जो है उसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का जो है पुरस्कार दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की अगर बात करेगा तो सरदार उधम होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग
चौथा नंबर देखते हैं, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 के अंतर्गत किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अल्लू अर्जुन को दिया गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अगर पूछा जाएगा तो आलिया भट्ट को होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 5वां नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। महाराष्ट्र सरकार ने किस उद्योगपति को महाराष्ट्र रत्न अवार्ड प्रदान किया है? तो याद रखिएगा, ये रतन टाटा जी हैं। रतन टाटा जी को जो है अगस्त 2023 में महाराष्ट्र का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र में उद्योग लगाने, शिक्षा, रियल एस्टेट, पर्यटन, वित्तीय सेवाओं, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, बैंकिंग एवं हेल्थ के सेक्टर में विकास की भूमिका निभाने वाले लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो याद रखना है कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महाराष्ट्र रत्न का अवार्ड जो है वो रतन टाटा को दिया गया है। छठा नंबर प्रश्न देखिए, किस भारतीय आईटी कंपनी ने राफेल नडाल को अपना नया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो याद रखना है इन्फोसिस। इन्फोसिस जो है भारत की दिग्गज आईटी कंपनी है और इन्होंने जो है अगस्त 2023 में टेनिस स्टार राफेल नडाल को अपना नया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला प्रश्न देखिए, 7वां नंबर आपके स्क्रीन पर है। लोकमान्य तिलक की 123वीं पुण्यतिथि पर आयोजित समारोह में किसे लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, सही आंसर इसका नरेंद्र मोदी होगा। जी हाँ, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है पुणे महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया गया है और यह तिलक जी की 103वीं पुण्यतिथि पर दिया गया था। 8वां नंबर प्रश्न देखिए, आपके स्क्रीन पर ये रहा। पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए भारत सरकार ने कितने करोड़ का प्रावधान किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 13,000 करोड़। याद रखिएगा, केंद्रीय कैबिनेट जो है 2023 में अगस्त 2023 में 13,000 करोड़ की लागत से पीएम विश्वकर्मा स्कीम को मंजूरी प्रदान किया है और इसका फायदा जो है 30 लाख पारंपरिक रूप से जुड़े हुए कारीगरों, शिल्पकारों, बुनकरों, सुनारों, लोहारों और कपड़ा धोने वाले लेबर को मिलेगा। तो याद रखिएगा, पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए जो है 13,000 करोड़ राशि का आवंटन करके इसका प्रावधान किया गया है। 9वां नंबर प्रश्न देखिए, भारत में हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने कहां पर अगस्त 2023 को अस्त्र का सफल परीक्षण किया है? तो याद रखिएगा, तेजस जो है अगस्त 2023 में अस्त्र का सफल परीक्षण गोवा तट पे किया है। सही जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा अर्थात गोवा तट है। भारत का हल्का लड़ाकू विमान तेजस है और अगस्त 2023 में गोवा के तट पर जो है इसका सफल परीक्षण किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, 10वां नंबर, भारत के किस राज्य में देश का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र खोला जाएगा? काफ़ी हिट प्रश्न है और कहीं भी पूछा जा सकता है कि देश का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो सही जवाब इसका तमिलनाडु होगा। 11वां नंबर प्रश्न देखिए, देश में राजकोषीय स्वास्थ्य के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसका सही जवाब महाराष्ट्र है। 12वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री जनधन योजना के मामले में सर्वाधिक लाभार्थियों की संख्या किस राज्य में है? तो याद रखिएगा, जनधन के मामले में इस योजना को पाने में सर्वाधिक लाभार्थी जो है वो बिहार राज्य में है। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश और इसके बाद तमिलनाडु, ये तीनों राज्य जो है शीर्ष स्थान पे हैं। 13वां नंबर प्रश्न देखिए, फॉर्चून ग्लोबल 500 की सूची में भारत की किस कंपनी ने टॉप 100 में जगह बनाई है? तो याद रखिएगा, रिलायंस वह कंपनी है जो कि ग्लोबल 500 की सूची में टॉप 100 में जो है जगह बनाई है। 14वां नंबर प्रश्न देखिए, और यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। भारत के चंद्रयान 3 अर्थात चंद्रयान 3 ने किस दिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की? तो इसका सही जवाब 23 अगस्त 2023 है। याद रखिएगा, भारत ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 मिशन को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग किया और ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बना, क्योंकि इससे पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन ऐसा कारनामा कर चुके थे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन के बाद चौथा नंबर पर ऐसा कारनामा करने वाला भारत देश बना है
और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश है। दक्षिणी ध्रुव एक ऐसा क्षेत्र है जहां पहले कभी भी मिशन की लैंडिंग नहीं हुई थी और रोवर प्रज्ञान ने लैंडर से बाहर निकलकर चंद्र की सतह पर अपना अभियान शुरू कर दिया है। तो याद रखना है कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक जो है लैंडिंग किया गया है। और चंद्रयान से संबंधित वीडियो का सेक्शन जल्द ही आपके लिए हम लाएंगे, उससे आप निश्चित रूप से देख लीजिएगा। उससे विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। चलिए 15वां नंबर प्रश्न देखिए, और इसी प्रश्न में एक और प्रश्न आप याद रखिएगा कि 23 अगस्त को जो है हर साल नरेंद्र मोदी के द्वारा अंतरिक्ष दिवस मनाने की भी घोषणा हुई है। तो याद रखिएगा कि अंतरिक्ष दिवस जो है वो हर साल कब मनाया जाएगा, तो 23 अगस्त को मनाया जाएगा। 15वां नंबर प्रश्न देखिए, भारत के समस्त देशवासियों ने 15 अगस्त 2023 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो याद रखिएगा 77वां स्वतंत्रता दिवस इस बार हम लोग मना लिए हैं, और अगली बार जो स्वतंत्रता दिवस होगा उसका क्रम 78वां होगा। और नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर पर 10वीं बार झंडा फहराने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। 15 अगस्त 2023 को ही वे 10वीं बार जो है झंडा फहरा चुके हैं। चलिए 16वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 16वां नंबर प्रश्न स्क्रीन पे ये रहा, किस राज्य की विधानसभा ने हाल ही में अपना नाम बदलने की मंजूरी प्रदान की है? तो विधानसभा में केरल राज्य ने अपना नाम बदलने की मंजूरी प्रदान की है। जी हाँ, लंबे समय से यह केरल के लोगों के द्वारा मांग की जा रही थी कि वे अपनी सांस्कृतिक एवं भाषाई विरासत को अपनाने की दिशा में अपने राज्य का नाम बदले। तो विधानसभा में एक संकल्प पारित करके केंद्र सरकार से राज्य का नाम केरल के बदले केरलम करने का अनुरोध किया गया है। और केरलम जो है दो मलयालम शब्दों कोर और आलम से मिलकर बना है। कोर जो है वो नारियल का प्रतीक है और आलम जो है वो भूमि का प्रतीक है। इस प्रकार केरलम का शाब्दिक अर्थ नारियल की भूमि अर्थात नारियल पेड़ों की भूमि हो जाएगा। और ऐसा करने से सांस्कृतिक एवं भाषाई विरासत के रूप में केरल को एक नई पहचान मिलेगी। 17वां नंबर प्रश्न देखिए, देश के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? काफ़ी हिट प्रश्न है और पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि देश के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन जो है वो बेंगलुरु में किया गया है। 18वां नंबर प्रश्न देखिए, भारत के किस नगर ने सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का पुरस्कार जीता है? कई बार यह प्रश्न पूछा गया है और पिछली बार जिस नगर ने जीता था वही इस बार भी उसका विजेता है। तो सही जवाब आप समझ गए होंगे, इसका सही करेक्ट आंसर इंदौर होगा। याद रखिएगा इंदौर जो है 2023 में फिर से सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का पुरस्कार जीता है और लगातार इंदौर 6ठी बार स्वच्छ शहर का पुरस्कार भी जीता है। चलिए आइए 19वां नंबर प्रश्न देखिए, आरिफ अलवी किस देश के राष्ट्रपति हैं जिसने हाल ही में अपनी नेशनल असेंबली को भंग कर दिया है? तो आप जानते ही होंगे कि आरिफ अलवी जो है वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं और पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है। और पाकिस्तान में जानकारी के लिए आपको बता दें कि नेशनल असेंबली में कुल सदस्यों की संख्या 342 होती है, जिसमें 272 सदस्य जो है वो प्रत्यक्ष मतदान के लिए चुने जाते हैं और बाकी 70 उम्मीदवार जो हैं वो अप्रत्यक्ष चुनाव से नेशनल असेंबली में आते हैं। तो याद यह रखना है कि आरिफ अलवी जो है वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं और पाकिस्तान की संसद को क्या कहा जाता है? तो नेशनल असेंबली। आप जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो कि हाल ही में अपनी पढ़ाई स्टार्ट किए हैं, तो उनके लिए ये सब डिस्कशन के रूप में सुनना काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा और ऐसा सुनने से उन्हें जल्द से जल्द याद हो जाएगा। और साथ ही साथ करंट अफेयर्स को यदि हम लोग टुकड़े वाइज तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं तो उससे हमें यह फ़ायदा मिलता है कि उसके सभी पार्ट्स के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है और हम लोग भूल भी नहीं पाते हैं। इसीलिए इस सेक्शन को आप विस्तृत रूप में पढ़िए, क्योंकि इसका दायरा काफ़ी बड़ा होता है और एग्जामिनेशन में इसका लिमिटेशन नहीं है कि कोई 30 क्वेश्चन पढ़ लिया तो उसी से प्रश्न आ जाएंगे। आप प्रतिदिन की घटनाओं से रूबरू होते रहिए, उसी में से कोई ना कोई प्रश्न जो है आते रहता है। और ऐसा यदि आप डिस्क्रिप्शन वे में पढ़ेंगे तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा और प्रश्न यदि एग्जाम में आ जाएँ तो आपसे छूटेगा नहीं। 20वां नंबर प्रश्न देखिए, एकदम काफ़ी हिट है। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 किस देश में हुआ? एकदम काफ़ी हिट प्रश्न है और कहीं भी पूछा जा सकता है। याद रखिएगा
24 अगस्त 2023 को दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में जोहान्सबर्ग शहर में जो है ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन हुआ और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इसमें हिस्सा लिया। तो याद रखना है कि 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 किस देश में संपन्न हुआ, तो दक्षिण अफ्रीका में। और दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में, तो जोहान्सबर्ग में। और वर्ष 2024 का जो ब्रिक्स का सम्मेलन है वो रूस में, याद रखिएगा रूस में होगा। और 2024 के इस सम्मेलन में जो है पहले के जो सदस्य थे BRICS अर्थात 5 सदस्य, उसके अतिरिक्त जो है इसमें और भी सदस्य जो है जुटेंगे, जिसमें कि मिस्र, सऊदी अरब, UAE, इथोपिया, अर्जेंटीना और ईरान, यानी कि कुल 6 सदस्य और ब्रिक्स में जुड़ गए हैं। और ब्रिक्स में अब सदस्यों की संख्या जो है कुल 11 हो गई है। तो आपके लिए यह भी याद रखना काफ़ी जरूरी हो गया है कि ब्रिक्स में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है, तो 11। नए जो सदस्य बने हैं उसके लिए भी जल्द ही हम नॉलेज ट्रैक 24 के इस चैनल पे ट्रिक्स के माध्यम से कोड करके ब्रिक्स के सभी सदस्यों का नाम कैसे याद रखें उसके लिए स्पेशल ट्रिक्स लाएंगे। आप नॉलेज ट्रैक 24 के इस चैनल पे बने रहिए और पहली बार आए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर भी करें। सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि जैसे ही न्यू वीडियो मिलेगा तो आप उससे अपडेट हो जाएंगे। चलिए 21वां नंबर प्रश्न आप सुने होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के पुरस्कार द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, तो सही जवाब इसका ग्रीस होगा। आप जानते होंगे कि दक्षिण अफ्रीका की यात्रा समाप्त करके जो है दूसरे चरण में नरेंद्र मोदी जो है एथेंस पहुंचे थे। और एथेंस में इससे पूर्व जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही ऐसी प्रधानमंत्री रही थी जिन्होंने कि 1983 ईस्वी में ही यात्रा की थी। तो नरेंद्र मोदी जो है ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्हें कि ऑर्डर ऑफ द ऑनर अर्थात द ग्रैंड क्रॉस ऑर्डर ऑफ द ऑनर ग्रीस के प्रमुख सम्मान से सम्मानित किया गया है। 22वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीत लिया है, तो याद रखिएगा स्पेन जो है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्टेडियम में फाइनल में इंग्लैंड को हरा करके फीफा महिला विश्व कप 2023 का पुरस्कार जीत लिया है। तो याद रखना है कि फीफा महिला विश्व कप 2023 का पुरस्कार किसने जीता है, तो स्पेन। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाकू में आयोजित फीडे शतरंज विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता, तो याद रखिएगा ये मैग्नस कार्लसन ने जीता। मैग्नस कार्लसन जो है वो भारत के आर प्रज्ञानंद जो कि शतरंज खिलाड़ी हैं उनको पराजित करके इन्होंने विश्व कप 2023 का फीडे खिताब अपने नाम हासिल किया। 24वां नंबर प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे ये रहा, भारत रेसलर मोहित कुमार ने अंडर 20 में कितने किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, याद रखिएगा 61 किग्रा वर्ग में। 25वां नंबर ये आपका 24वां नंबर प्रश्न था। अब 25वां नंबर प्रश्न देखिए, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता, तो सही आंसर इसका याद रखिएगा नीरज चोपड़ा। 26 नंबर प्रश्न देखिए, और यह प्रश्न जो है काफ़ी न्यू है और विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। आपके सामने प्रश्न यह है कि हेरान मार्क क्या है। जी हाँ, प्रश्न का कहना है कि हेरान मार्क क्या है, जिसे हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा हेरान मार्क जो है वो एक प्रकार का ड्रोन है जिसे कि हाल ही में जो है भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश से शहीदों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया है, तो यह प्रश्न भी निश्चित रूप से आपको आना चाहिए और यदि आप नहीं जानते हैं तो निश्चित रूप से जान लीजिए, क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं में यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी ने जो है मेरी माटी मेरा अभियान पुरस्कार की शुरुआत कब की। तो याद रखिएगा 30 जुलाई 2023 को।
30 जुलाई 2023 को नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया था कि देश के शहीदों के सम्मान में स्वतंत्रता दिवस से पहले मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत किया जाएगा और इसी तिथि को अर्थात 30 जुलाई 2023 ऑप्शन नंबर सी जो है उस दिन से मेरी माटी मेरा देश अभियान शहीदों के सम्मान में शुरुआत किया गया है। 28वां नंबर प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य में वर्ष 2022 में कैंसर के सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि वर्ष 2022 में किस राज्य में कैंसर के सर्वाधिक मामले दर्ज हुए, तो इसका सही जवाब उत्तर प्रदेश होगा। याद रखिएगा, यह इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कैंसर रजिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार डाटा तैयार किया गया है और इस डाटा के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत के सर्वाधिक कैंसर के मामले दर्ज किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग 29वां नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना शुरू किया है? तो इसका सही जवाब राजस्थान होगा। याद रखिएगा, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं और अशोक गहलोत जी ने ही इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की है। चलिए इस सेक्शन का अंतिम प्रश्न हम लोग देखते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए अंतिम प्रश्न आपका है, वेस्टर्न लेन किस भारतीय एवं भारतीय मूल की लेखिका का उपन्यास है जिसे वर्ष 2023 में बुकर पुरस्कार के संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा, ये चेतना मारू द्वारा उल्लिखित उपन्यास है और चेतना मारू द्वारा उल्लिखित इस उपन्यास को 2023 के बुकर पुरस्कार की संभावित प्राप्तकर्ताओं की सूची में रखा गया है और यह उपन्यास गोपी नाम की एक 11 वर्षीय लड़की की कहानी और उसके परिवार के साथ उसके रिलेशन के इर्द गिर्द घूमता हुआ एक उपन्यास है। तो आपको यह याद रखना है कि चेतना मारू भारतीय एवं भारतीय मूल की लेखिका हैं जिनके उपन्यास को वर्ष 2023 के बुकर पुरस्कार के संभावित सूची में शामिल किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो का यह सेशन समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो अपडेट्स के लिए है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और अपनी तैयारी आप सही से करें, यही आपसे उम्मीद रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत। फिर से एक बार